हेलो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो किरण प्रकाश की है। यानी प्रकाश जो कि कक्षा 12 का सबसे बड़ा खंड है, 13 नंबर में पूछा जाता है। अगर मैं इससे बात करूं तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि 13 नंबर में ये आपका पूछा जाने वाला टॉपिक है 13 अंक का, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। इस पर अगर मैं आपसे जनरली बात कर लूँ तो पहले तो परावर्तन भी होता था, लेकिन अब परावर्तन कट चुका है। अब अपवर्तन है। अपवर्तन के जैसे हमको पढ़ना है सबसे पहले तो प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ है। अब प्रकाश का अपवर्तन अगर आप पढ़ेंगे, जब इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन दूसरा टॉपिक है, जिसको हम लोग बखूबी समझेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको TIR के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या होते हैं, जैसे हीरे का चमकना होता है, प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ये सब बातें हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद इस पर आधारित न्यूमेरिकल जो सवाल होते हैं उसको करेंगे, जिससे हमारी बोर्ड की तैयारी खूब अच्छे से हो और हम एक रिवीजन के तौर पे, चाहे कह लीजिए, चाहे जो है अपने मार्क्स को और अच्छा बनाने के लिए, एक बार अगर आप नहीं पढ़े भी होंगे तो भी अगर वीडियो देखेंगे तो आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आइए थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन सीखने से पहले हमको प्रकाश के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश जो है वो द्वैती गुण भी प्रदर्शित करता है, जैसे कि प्रकाश कभी कभी कण के रूप में भी होता है, कभी कभी जो है तरंगों के रूप में भी चलता है। तो बच्चों, हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ होता है। प्रकाश का अपवर्तन, आइए सबसे पहले एक परिभाषा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं ग्लास का स्लैब, कांच का गुटका, इसको हम बोल देते हैं कांच का गुटका। कांच का गुटका, देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश कहीं पर आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। अब सबसे पहले सवाल ये उठा कि आपतित किरण क्या चीज होती है। जैसे कि आपतित का मतलब हुआ आने वाला, किरण, किरण की इंग्लिश होती है रे। किरण क्या होता है, प्रकाश जिस मार्ग पर का अनुसरण करती है, यानी जो लाइट होती है जिस मार्ग को फॉलो करती है, जिस मार्ग का अनुसरण करती है, उसको कहते हैं किरण। तो ये लाइट आ रही थी, इसको बोलते हैं आपतित किरण। प्रकाश आ रही है, आपतित किरण। जहां पर ये पड़ती है वहीं पर एक बिंदु डालिए और इस सतह के लंबवत एक रेखा खींचिए, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये वायु था, माध्यम 1 है, और यहाँ के जो ये कांच के अंदर, इसको बोल दीजिए माध्यम 2, मीडियम 2, इसको हम बोलते हैं माध्यम नंबर 2। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है कि वह अपने मार्ग से, जिस रास्ते से वो जा रही होती है, उस रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है मीडियम 1, यहाँ पे है बच्चों मीडियम 2। ये लाइट रे पड़ी यहाँ पे मैंने अभिलंब खींचा। अब ये क्या हो गई, अपने माध्यम से थोड़ा सा विचलित हो गई। इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये गई कैसे, टेढ़ी सी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन सीखने के लिए हमको माध्यम की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हो सकता है कि माध्यम एक कैसा हो, सघन हो, कोई विरल हो। अब ये सघन और विरल क्या शब्द है। सघन मतलब होता है डेंसर, विरल का मतलब रेयर। तो डेंसर का मतलब जैसे बोलते हैं घना, विरल का मतलब थोड़ा सा दूर दूर। जैसे भी तुलना करके बता सकते हैं। मान लीजिए एक लड़का बड़ा है, एक लड़का छोटा है। लंबाई के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक लड़का बड़ा है, एक छोटा है, तो अगर मैं कहूं कि कौन ज़्यादा लंबा है, तो जैसे मान लो रमेश छोटा है और राम बड़ा है, तो हम तुलना करके बता सकते हैं कौन बड़ा है। ऐसे ही सघन माध्यम और विरल माध्यम में दो पदार्थों में हम जैसे तुलना करके बता सकते हैं कौन सा माध्यम विरल है, कौन सा माध्यम
सघन है। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सघन। सघन की इंग्लिश होती है डेंसर, और ये हुआ विरल। विरल की इंग्लिश होती है रेयरर। अगर यहाँ पर मैं माध्यम लगा दूँ, डेंसर मीडियम बन जाएगा और ये रेयरर मीडियम बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ जल की और वायु की, जल और हवा दो माध्यम मैंने लिया। अगर मैं पूछूं आपसे जल के कण बताइए पास पास होते हैं कि नहीं होते हैं? जल के कण बहुत पास पास होते हैं। वायु के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कण होते हैं, वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। तो ये बताइए विरल माध्यम हुआ, और ये माध्यम कैसा हुआ? सघन माध्यम हुआ। तो इसका मतलब है कि हम दो माध्यमों की तुलना करके ही बता सकते हैं कि माध्यम सघन है कि विरल है। जैसे मैं एक माध्यम यहाँ पर ले रहा हूँ जल, और दूसरा माध्यम मैं ले रहा हूँ कांच। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो जल कैसा था? सघन माध्यम था, लेकिन यहाँ पे जल कैसा हो गया? विरल माध्यम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए अब जल के मॉलिक्यूल थोड़ा देखिए, जल के मॉलिक्यूल जो बहुत पास पास हैं, लेकिन कांच के मॉलिक्यूल उससे भी पास पास है। इसलिए हम इन दोनों माध्यमों की अगर तुलना करें तो पाएंगे कि जो यहाँ पे जल है वो सघन माध्यम है, और जो कांच है वो कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि जैसे कि किताबों में अक्सर लिखा होता है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है या विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं माध्यम ले लूँ सघन, यहाँ पे मैं ले लूँ विरल माध्यम, दो केस मैं लेकर चल रहा हूँ, और इधर मैं ले रहा हूँ विरल और इधर मैं ले रहा हूँ सघन। दो माध्यम मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए प्रकाश एक बार जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और दूसरे में जा रहा है प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में। होगा क्या? देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि जो अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, आई। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगर आप बताइए जरा, विरल का मतलब होता है भीड़ भाड़, सॉरी सघन का मतलब होता है भीड़ भाड़, विरल का मतलब होता है एकदम खाली खाली, थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा क्राउड एरिया ना हो, तो उसको विरल बोलते हैं। सघन का मतलब भीड़ भाड़। तो अगर आप बताइए जरा, अपने थोड़ा दिमाग लगा के कॉमन सेंस का यूज करिए कि अगर मान लीजिए आप बाजार में से आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है, मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, तो अगर आपको भीड़ भाड़ मिल रही है तो आप कहाँ से जाएंगे? किनारे किनारे से होके जाएंगे। लेकिन इतने में क्या हुआ? भीड़ कम हो गया, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी को बीच पे ले जाके भगा देंगे। तो देखिए ये आ रहा था, ये देखिए आपका क्या है? किनारा। ये तो हम आ कहाँ से रहे थे? सघन से। इतने में क्या पड़ा? विरल। तो क्या होगा कि मैदानी क्षेत्र में भाग जाएगा, यानी कि थोड़ा सा अविलंब से दूर भागेगा। कहने का मतलब स्टेटमेंट ये बनाएंगे, जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे थे, यानी भीड़ भाड़ इलाके से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो हम एकदम बीच रोड से गाड़ी चलाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है अविलंब से दूर हटती है। अविलंब से दूर हटती है। इसी जस्ट विपरीत देखें अगर हम, जब लाइट रे विरल से कहाँ जाती है? सघन माध्यम में जाती है। तो देखिए अब हम कहाँ से आ रहे हैं? भीड़ भाड़, सॉरी कम भीड़ भाड़, और जा कहाँ रहे हैं? भीड़ भाड़ में। तो इसका मतलब है विरल का मतलब है कम भीड़ भाड़, और सघन का मतलब है भीड़ भाड़। तो जैसे मान लो आप गाड़ी लेके इधर से आ रहे हैं ऐसे, और इधर से गाड़ी लेकर आप आ रहे हैं, इतने में क्या मिला आपको? भीड़ भाड़ का इलाका मिल गया। तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप किनारे किनारे से होकर निकलना चाहेंगे। तो इसका मतलब है कि जब लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। फिर से सुन लीजिए, जब लाइट रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। इसी जस्ट विपरीत देखिए, जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब के पास आ जाती है। तो दूसरा नियम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो बच्चों ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है इसको आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि इसके बिना जो है आगे किसी भी कॉन्सेप्ट, चाहे हम लेंस की बात कर लें, चाहे हम क्रांतिक कोण की बात कर लें, चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर लें, कोई भी कॉन्सेप्ट इसके बिना समझ में आने वाला नहीं है। ये आधार है। चाहे वो बच्चों हम बात करें कि जैसे आगे हम लेंस भी पढ़ेंगे, तो लेंस में भी क्या होगा कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, कभी कांच से जल में जाएगा, कभी लेंस को डुबोया जाएगा, किसी लिक्विड में डुबोया जाएगा, तो अलग अलग माध्यम से बदलेंगे, तो वहाँ पे हमका इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आइए आज समझते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। तो देखिए हम लोग क्रांतिक कोण के बारे में जानेंगे। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। हम कुछ स्थितियों की बात करेंगे और इस स्थितियों को समझेंगे भी। आइए देखते हैं। एक स्थिति मैंने लिया है ऐसे, और ये ध्यान देंगे कि इधर माध्यम जो है विरल है और इधर सघन है, और एक स्थिति और ले रहे हैं, इधर माध्यम सघन है, इधर माध्यम विरल है। पहले में लाइट रे जा रही है विरल से सघन माध्यम में, तो देखिए आइए देखते हैं क्या होता है। विरल से सघन में जा रही है, जिसका मतलब है विरल से सघन में जाते समय प्रकाश जो है वो प्रकाश की किरण जो है अविलंब की ओर झुक जाती है। और इस केस में अगर मैं देखूं फिर से, तो जो लाइट रे है बच्चों वो थोड़ा सा अविलंब से दूर हटती है। इसका मतलब है कि अगर हमको क्रांतिक कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषित करनी है तो एक शर्त बनानी होगी। शर्त ये बनानी होगी कि प्रकाश को हर हाल में ही सघन से विरल माध्यम में ही ले जाना होगा, तभी हमको क्रांतिक कोण की परिभाषा मिल सकती है, तभी हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा मिल सकती है। तो देखिए जरा स्थिति एक और मैं बना रहा हूँ। अब आप मान के आप ये चलेंगे कि जो यहाँ पे माध्यम है ऊपर वाला ये सघन है और नीचे वाला यानी कि विरल है, यानी कि प्रकाश अब जब भी जाएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही लेके मैं जाऊँगा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो देखिए पहले केस में मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं ये जो आपका कोण है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोण होता है कोण आई, जिसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो क्या होगा कि इस स्थिति में यहाँ तक जो है प्रकाश की किरण जाएगी। अब देखिए मैं दूसरा केस में और ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपतन कोण है आपका आई, इसका मान को मैं और बढ़ा रहा हूँ। जैसे इसके मान को मैं और बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा, और तो ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण जो है वो क्या होती जाएगी, अविलंब से और दूर होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है मैंने इसको आपकी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया आई को। अभी क्या हुआ, एकदम यहाँ से पास से होकर निकल गई। देखिए मैंने आई को मैंने बड़ा किया, थोड़ा सा आई इतना था, अब की बार आई को और ज़्यादा कर दिया। तो जैसे आई को मैंने दूर किया, बड़ा किया, वैसे ही देखा कि जो इसकी जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर होती चली जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने क्या किया कि आई को मैंने और बढ़ाया। आई को जब मैंने एक बढ़ाया तो एक स्थिति ऐसी आई, यहाँ पे मैंने आई को देखिए अब की बार मैंने इतना कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ाया आई को। अब मैं देख रहा हूँ कि जो अब की बार जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एकदम ऐसे यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए निकल गया, यानी कि जो अब की बार ये अपवर्तित किरण मिली वो 90 अंश का कोण बनाने लगी। अब देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे। ये कैसा माध्यम, सघन, ये कैसा माध्यम, विरल। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो परिभाषा ऐसे बनाएंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी अब इसमें क्रांतिक कोण कौन होगा, अब यही आई, ये जो एंगल आई है यही, इसको हम नाम दे देंगे आईसी, क्रिटिकल एंगल। किसका नाम दे देंगे बच्चों, क्रिटिकल एंगल का। तो फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होनी चाहिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण
जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, वही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी यही आई अब IC में बदल जाएगा। तो इसके लिए एक शर्त होनी यही चाहिए कि प्रकाश की किरण हर हाल में सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए।